तेलगी इसने सबको ठगा, पॉलिटिशियंस को ठगा, पुलिस वालों को ठगा, अंडरवर्ल्ड माफिया को ठगा, लेकिन वो बॉलीवुड में ठगा गया था। नवभारत टाइम्स में लिखा था कि मुंबई पुलिस कमिश्नर आर.एस. शर्मा की कुर्सी हिलाने में आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग का बड़ा हाथ था। क्या यही कारण था कि डेप्यूटी सीएम छगन भुजबल जी को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने आपको चप्पल से मारने की भी धमकी दी थी? 15 सालों में मीडिया की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी गिरी है। पॉलिटिकली अलाइन हो, आपको टीवी ऑन करते आप जब डिबेट देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वही हिंदू मुस्लिम चल रही है। मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बेहतर पत्रकारिता कर रहे हैं। तेलगी के जब नार्को टेस्ट की बात आती है तो उसमें शरद पवार, भुजबल जैसे बड़े नेताओं के नाम आते हैं। क्या सच है उसमें भी कहा गया था कि उन्होंने 1000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे खुद के प्रोटेक्शन के लिए? आज की बातचीत किसी फैसले की नहीं है, ये सच, सिस्टम और ताकत के रिश्ते को समझने की कोशिश है। यह पत्रकारिता की बात है, लेकिन उससे ज्यादा उस इंसान की जो सालों तक सच के साथ खड़ा रहा। वायलेंस सिर्फ विक्टिम को ही अफेक्ट नहीं करता है, जो लोग बार बार उसे देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, उनके दिमाग पर भी इम्प्रिंट छोड़ जाता है। ट्रॉमा सिर्फ जिसे होता है उसके साथ नहीं होता, जो उसे कैरी करता है, जो उनके साथ भी चलता है, उनको भी इम्पैक्ट करता है। इतने रायट्स हो रहे होते हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, एंड यू आर ऑन द फील्ड, आप फील्ड पे हो, लोग मे बी दंगे भी हो रहे हैं, आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को उस मोमेंट पे? देखिए, फील्ड पे काम करते-करते आदत हो जाती है और एक होता है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आते हैं या नहीं आते हैं, इसके ऊपर होता है। और दूसरी एक चीज़ जो समझ लीजिए कि जर्नलिज़्म है वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके का बाकी की जगह से। आप किसी और फील्ड में अगर पानी भर चुका है, कमर तक पानी भरा है, तो उस दिन आपको ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं है, ट्रेन नहीं चल रही है, आपको उस जगह पहुंचना है। दंगे हो गए जब सारा शहर जल रहा है, तब आपको फील्ड में मौजूद रह के वहां पे काम करना है। दंगे भी हो रहे हैं, उसके अंदर आपको जाके करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्चुअली में इंसिडेंट होते रहते हैं और उसमें भी आपको काम और कंपोज होके काम करना है, बिकॉज मॉब साइकोलॉजी होती है ना, वो बहुत खराब होती है, क्योंकि उसमें वो लीडरलेस होती है। तो आप समझा रहे हो, बात कर, उसमें से जो कोई एक आदमी ने भी कोई गलत काम किया, हाथ उठा लिया, पत्थर फेंक दिया, कि सडनली जो पूरा मॉब है वो एक तरीके से काम करना शुरू करता है। तो ये चीजों को बहुत सेंसिटिवली एक्चुअली में हैंडल करना पड़ता है। मुझे एक अभी भी याद है कि एक इंसिडेंट था महाराष्ट्र में, पॉलिटिकल इवेंट थी। जून की बात है शायद, साल 2003-4 के आसपास की बात है कि मैं लाइव कर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है और मैं बात ध्यान दे रहा हूँ, और कैमरे के पीछे, वैसे मेरे पीछे तरफ एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और इस तरफ 100 मीटर पे अलग पॉलिटिकल पार्टी के थे। ये यहाँ से बॉटल वगैरह फेंक रहे, वो वहां से पत्थर फेंक रहे, बीच में कैमरा है, मैं हूँ, और हम लोगों को सिर्फ एक नारियल के झाड़ की शेड मिली है पत्थर आने का, और मैं कैमरे के सामने देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और सडनली कैमरे के पीछे से 100-150 लोग भागते हुए तेजी से आते दिखाई दिए। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कैमरामैन को कन्वे कैसे करूँ, और वो कैमरामैन भी बेचारा इतने उसमें लगा हुआ है। तो जैसे ही मैंने वाइंड अप किया और फिर मैंने कैमरामैन को बोला, चलिए एक बार कैमरा घुमा के दिखाते हैं कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि आप कैमरे पे डरना अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पे व्यूअर को नहीं दिखा सकते कि हमें डर लग रहा है, लोग माने दिखाया, फिर मैंने कैमरामैन को दिखाया, तो वो चीज पता चली उसको। अब अदर फील्ड में ऐसी चीज होती है ना जिसके बारे में पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। क्लासिक एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि साल 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 26/11 वाला, उसमें ये था कि मैं एक जब अटैक हुआ बैकलेन से होते हुए पर्टिकुलर जगह से पहुंचा था जहाँ पे सीएसटी स्टेशन पर, और कसाब और उसके लोग अभी भी फायरिंग करके गए हुए थे, और वहां पे लाशें गिरी हैं, सामान गिरे हैं, चप्पल गिरे हैं, किसी की उंगली टूट के गिरी है फायरिंग का। और मैं वहां पे जैसे मैंने देखा, लगातार भागते भागते, तो दिमाग का मतलब जबान का और आंख का कांटेक्ट रहा। आमतौर पे हम बात करते तो क्या है कि दिमाग, हम सोचते हैं, दिमाग प्रोसेस करता है, जबान उसको डिलीवर करता है। अब यहाँ पर ऐसा था कि मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरा एक वीडियो था जो एक्चुअली क्वाइट फुलिश था मेरे बिहाफ पे, कि मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे अभी अभी हमला हुआ है, यहाँ से ये लोग गए हैं, ये देखिए यहाँ पे चप्पलें गिरी है, ये देखिए यहाँ पे खून गिरा हुआ है, ये देखिए, मैं बुलेट उठा के दिख रहा हूँ कि बुलेट के राउंड फायर हुए हैं, और मैं एविडेंस भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। हाँ, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ और ये अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुआ है, और ये मैं बोल रहा हूँ और 6 इंच दूर हूँ, दिखा रहा हूँ, और चीजों का है। और मैं बोलते बोलते मुझे 20 सेकंड के सब मैं बोल कर दिया, 20 सेकंड बाद मुझे ख्याल आया हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ है, एक्सप्लोड नहीं हुआ है, और कैसे भी करके देन मैंने जैसे था वाइंड अप किया, और वाइंड अप करने के बाद जो सीधा था कि हम भागे,
तो बहुत बार ऐसे मौके भी आते हैं कि आप इतने ऐसे हालात में होते हैं कि दिमाग काम नहीं करता है, आंखें देख रही है, जबान उसको बयां करती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं और इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब जो एक्चुअली। आपने जो चूज किया है जर्नलिज्म, उसमें बिल्कुल, वो तो होना ही है। जैसे हम कभी-कभी कुछ तबीयत बिगड़ गया, हम तो बहाना भी दे सकते हैं कि अरे आज ऑफिस नहीं पहुँचेंगे, आज ये काम नहीं करेंगे। बट आप लोग के पास तो कोई ऐसा चॉइस ही नहीं है। इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग, आपको वहाँ पहुँचना है, कवर करना ही है। कई कई प्रोफेशन ऐसे होते हैं, सिर्फ जर्नलिज्म की बात क्यों करूं, आप पुलिस वालों को देखिए, बिल्कुल। फायर ब्रिगेड को देखिए, मेडिकल फील्ड में जो काम करते हैं हुँ, उनको देखिए, हुँ, सिविक सर्विसेज में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उनको देखिए। तो बहुत सारी सर्टन फील्ड ऐसी है जहाँ पे आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा खतरा है, आपको जाना है और आपको वहां पे जाके और कितना वो काम करना है। पर्सनल लाइफ में क्या प्लस कर के साथ सकते में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जर्नलिज्म पे। और अभी शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आज के तारीख में लोग जर्नलिज्म को 2025 के चश्मे से देख रहे हैं, 2026 के चश्मे से देख रहे हैं। अब 2026 में जो चीज हो रही है, ये असल में इसी को पत्रकारिता का पैमाना नहीं मानना चाहिए। आप 15 साल पीछे जाइए और तब देखिए कि किस तरह की पत्रकारिता हो रही थी और उसको हम पत्रकारिता कहते थे। बट पूरी जनरेशन आ गई है, अब अगर आप किसी को बोले कि पत्रकार है और पत्रकारिता के बारे में बड़ी बड़ी बातें करें, तो आपको उल्टी नजर से देखता है, उसकी नजर बता देती है कि भाई मैंने टीवी ऑन किया था, टीवी पे मैंने ये देखा। 15 सालों में मीडिया की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी गिरी है। तो ये वजह है, लेकिन एक्चुअली में इट्स अ क्वाइट रिस्पॉन्सिबल तरह का काम होता है और सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 2026 के नज़रिए से जर्नलिज्म को मत देखिए। अब 15 साल पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसा जर्नलिज्म होता था और उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। सो अब्दुल करीम तेलगी की बात करें, जिससे आपका नाम हमेशा से एसोसिएटेड है, जिन्होंने 30,000 करोड़ का फेक स्टैम्प स्कैम किया था, बट उनको भी कहा जाता है कि बॉलीवुड ने ठग लिया है। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल, और ये बात बहुत कम लोग एक्चुअली जानते हैं। और इस पे जो सीरीज बनी थी, मेरी किताब पे जो सीरीज बनी थी, स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी, जो एप्लॉज ने बनाई थी, सोनी लिव पे स्ट्रीम हुई है, अभी हो रही है, उसमें भी ये चीज़ नहीं आई है। शायद जानबूझ के नहीं उन्होंने रखा, या शायद उनकी स्टोरी में फिट नहीं बैठता होगा। बट इंटरेस्टिंग ये था कि तेलगी जिसने सबको ठगा, पॉलिटिशियंस को ठगा, पुलिस वालों को ठगा, अंडरवर्ल्ड माफिया को ठगा, कॉमन पब्लिक, बैंकर, लीगल इंस्टीट्यूशन, सभी को उसने ठगा, लेकिन वो बॉलीवुड में ठगा गया था। असल में ये था कि उसको शौक था फिल्मों का, हीरोइन का। तो वो गया, यहाँ पे ओशीवरा नाम की जगह है मुंबई में, अंधेरी वेस्ट के अंदर। अब ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं। हर कैफेज के अंदर आप देखेंगे हर दूसरे टेबल पे फिल्म बन रही होती है, और किसी भी फिल्म शोले से छोटी नहीं होती है, और बनाते रहते। तो वैसे ही गया तो उसको वहां पे कुछ एजेंट ऐसे घूमते रहते हैं जो आपको बोलेंगे आपकी फिल्म बना देंगे, आप पैसा लाओ, दैट काइंड ऑफ। तो तेलगी जब गया था तो उसे एक बंदा मिला था जिसका नाम था मिकी बिहारी। तो मिकी बिहारी ने उसको बेवकूफ बनाया, बोला कि भाई तो पैसा लगाओ, फिल्म बनाते। तो तेलगी ने दो फिल्में प्रोड्यूस की थी, एक का नाम बेचैन था और एक का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उसकी बेटी के नाम पे उसने फिल्म का बैनर बनाया। तो दो फिल्में प्रोड्यूस की, उसमें उसको जबरदस्त लॉस हुआ। उसको जबरदस्त लॉस होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में आता है। तो एक बहुत फेमस फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा, सोनाली बेंद्रे, महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट की थी। उसका साउथ इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें भी उसने हाथ डाला, उसको भी वहां पे लॉस हुआ। तो अच्छा खासा उसको फिल्मों वगैरह में काफी लॉस हो चुका था। उसने तकरीबन 11 करोड़ के आसपास, 5 से 10 करोड़ के बीच का कोई अमाउंट शायद था, 11 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। वो अमाउंट उसने उसमें इन्वेस्ट किया था, जिसमें उसे जबरदस्त लॉस हुआ। अब मैं ये जो 10-11 करोड़ का आपको अमाउंट बता रहा हूँ, ये आज का नहीं है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप समझ जाइए 1990-95 के दौरान। अगर आज उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कम से कम 100 करोड़ तो कम से कम जाता है, जिसका उसका जो पैसा था वहां पे टूट गया। एकमात्र जगह थी जहाँ पे तेलगी था वो ठगा गया। रेस्ट ऑफ द जगह पे तेलगी ने सारी दुनिया को ठगा था। क्या कारण था कि वो बॉलीवुड से ठग गए? शौक बड़ी चीज होती है सब। असल में देखिए उसके पास पैसा बहुत जबरदस्त था, बहुत ज्यादा मात्रा में था। स्टैम्प पेपर आप समझिए एक डिफैक्टो करेंसी के तौर पे होती है। मैं आपको 500 रुपए के नोट दूं या मैं आपको 500 रुपए के स्टैम्प पेपर दूं, उसका वैल्यू लगभग एक बराबर होता है। अब वो फर्जी स्टैम्प पेपर छाप रहा था, समझिए कि एक तरह से करेंसी वाली चीज ही वो कर रहा था। और उसके पास पैसे इतने ज्यादा थे, आपको पता है कि 1989-90 के आसपास में एक बार में उसने मुंबई की एक रात में 84 लाख रुपए उड़ा दिए थे, एक बार डांसर पे।
84 लाख इन 1989, आज के तारीख में 3-3.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैश बढ़ते। 84 लाख में उस जमाने में साउथ बॉम्बे में 2 BHK का घर आता था। ये हुआ करता जो उसने एक रात में उड़ाए थे। इस अनुपात में उसके पास पैसा था। अब उसको पैसे अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने थे, और आमतौर पे जो बड़े लेवल के क्रिमिनल स्कैमस्टर्स होते हैं, वो हमेशा दे डोंट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। तो तेलगी ने सोचा, एक तो फिल्मों वाला उसको शौक था, वहां उसने पैसे इन्वेस्ट किए। फिर उसने एक सूरन होता ना, याम, उसके बिजनेस में किए। सोयाबीन ऑयल के बिजनेस में उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे कि लोग अपना एग्जिट प्लान बना कर रखते। तो और फिल्मों का उसको शौक था, तो उस चक्कर में वो वहां पे फिल्मों में गया। फिल्मों में उसको जबरदस्त जो लॉस हुआ, उसको समझ गया कि ये लोग मुझे चीट करके चले गए, मुझे बेवकूफ बना के मुझे लूट लेके गया। तो उसके बाद उसने जो चीजें शुरू की कि बार वगैरह में जाना शुरू किया था। और बार में उस वक्त में डांस बार में ना होता ये था कि सब हीरोइंस की डुप्लीकेट होती थी। डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, डुप्लीकेट मीनाक्षी चौधरी, डुप्लीकेट जूही चावला। दिखने में कि नाम दिया जाता नहीं, है। होता ऐसा था ना, अभी बाहर में जाएंगे तो एकदम कान फोड़ वाला म्यूजिक है, डीम लाइट्स है उसमें, बीच में सडनली और लाइट चल रही है, सिगरेट का धुआं है, और वो जो इतनी सारी चीजें होती थी, और उसमें वो जो लेडी थी वो उस तरह से ड्रेस करती थी, उस स्टाइल की हेयर स्टाइल रखती थी, उस तरह के ठुमके अंदाज में नाचती वगैरह थी। और पर इतना धुआं, सिगरेट, लाइट, अंधेरा, और आदमी 2-4 पैक डाउन हो जाता है ना, तो उसको वो डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित भी माधुरी दीक्षित नजर आती है, डुप्लीकेट जूही चावला भी से डुप्लीकेट जूही चावला करना आती थी। तो वैसे वो जाना उसने शुरू किया। वहां पे उसने वो जो पैसे जब एक रात में उड़ा दिए, तो लोगों की नजर में आ गया कि भाई इतना पैसे वाला आदमी कौन है। और यहाँ से ही एक्चुअली वहीं से उसके पतन का भी शुरुआत हुआ, कि धीरे धीरे वहां से एक्सपोज होना शुरू हुआ, और आगे जाके इसका जो पूरा मामला था वो आगे जाके खुला। इस बंदे ने इतने पॉलिटिशियन कॉप्स और बाबूस को खरीद लिया था कि लोग कहते थे कि सिस्टम ही उसका पार्टनर बन चुका था। देखिए, ये लेवल का कोई भी जब स्कैम होता है ना, अब मैग्नीट्यूड आप सोचिए, मैं 40,000 करोड़ 2003-4 का आंकड़ा है। आज की तारीख में हम सोचें कि 22 साल बाद, तो वॉल्यूम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह का कोई भी स्कैम होता है, वो बिना पुलिस वालों, लोकल पुलिस वालों की साठगांठ, बिना लोकल पॉलिटिशियन, बिना लोकल अंडरवर्ल्ड माफिया, इनकी साठगांठ के बिना चल ही नहीं सकता है। तो उसने तमाम लोगों को इसी वजह से उसने मिलाया था, और उन किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये स्कैम चलाता कैसा है। इसने एक वेल ऑयल मशीनरी बना ली थी, और उसमें ये था कि एक तरफ उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट था। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वालों को तक नहीं पता था कि वो जो अपना फर्जी स्टैंप पेपर जो लेके जा रहे थे, वो बेच रहे हैं बैंक्स को, लीगल इंस्टीट्यूशन को, अलग अलग जगह पे वो फर्जी बेच रहे हैं। मतलब एक हाथ को नहीं पता था कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। और ये लेवल पे उसने किया था। उसके यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, एमबीए किए हुए लोग, बीए किए हुए, बीकॉम किए हुए, एमकॉम किए हुए लोग थे। इतने पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं था कि वो जाने अनजाने के अंदर एक इतने बड़े स्कैम का हिस्सा, और वही उसको फैला रहे। तो ये उसका था। उस जमाने में उसने पूरी टूल किट बनाई थी। टूल किट हम आज के दौर पे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त में उसने खुद एक नाम बनाया, डॉक्यूमेंट बना के नाम दिया था कि स्पेशल किट, कि भाई ये काम है वो कैसे चलेगा एक वेल ऑयल मशीन की तरह। प्रॉपर सिस्टम बनाया था। प्रॉपर सिस्टम। जो आज जिसके लिए आज आप सीआईओ हायर करते हैं कंपनीज में, उन्होंने खुद से एक पूरा एसओपी एंड सिस्टम क्रिएट किया था जिससे ये प्रोसेस कैसे चलेगा, किसका काम क्या है, एंड उन्हें पता भी नहीं है जो करने वाले के दे वर पार्ट ऑफ अ बिग स्कैम। इतना पैसा तेलगी के पास आया कहाँ? देखिए, ये होता है कि अब जब स्टैम्प छापते हैं, स्टैम्प पेपर हमको समझना चाहिए होता क्या है। शुरुआत कहाँ से? देखिए, शुरुआत तेलगी की शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। तेलगी बैंगलोर, कर्नाटक में बेलगांव जिला है, बेलगांव में शहर से ही अब जब गोवा की तरफ जाते हैं, तो एक खानापुर नाम की एक जगह आती है, वहां का रहने वाला वो था। और वहां पर बचपन उसका काफी गरीबी में गया। मतलब पिता स्टेशन पे काम करते थे, पिता की जल्दी डेथ हो गई, तो फ्रूट्स वगैरह बेचा करता था ट्रेन पर। और ऐसे करके उसने बीकॉम की पढ़ाई वगैरह कर ली थी बेलगांव के बोर्ड के कॉलेज से। और फिर उसके पास था कि आगे करे क्या, था वो मुंबई आया। मुंबई में उसने काम वगैरह करना शुरू किया। फिर थोड़े दिन के लिए गल्फ भी गया था, कुछ सालों के लिए। गल्फ में जाके भी गया, वापस आ गया, क्योंकि उसे नौकरी करना नहीं था। तो उसने आके पासपोर्ट, उस जमाने में एक ये फर्जी इमिग्रेशन स्टैंप लगा के भेजा जाता। अभी इमिग्रेशन स्टैंप नहीं है, लेकिन उस जमाने में ये था कि गल्फ में या बाकी जगह पे जो लोग काम करने जाते थे, मजदूर या लेबर क्लास के, तो उनको एक इमिग्रेशन स्टैंप रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड वाला जो स्टैंप चाहिए होता था। तो उसने उसका फर्जी बना के बेचना शुरू किया। जहां पर उसका धंधा अच्छा चला,
लेकिन किसी एक मामले में पकड़ा गया तो जेल चला गया। जेल में उसकी मुलाकात होती है एक राम रतन सोनी नाम के आदमी से, जो शेयर मार्केट का जो स्कैम हुआ था उसमें था। वो राम रतन सोनी इसको आइडिया देता है कि ये सब क्या छोटे मोटे हजारों के खेल में कर रहा है, लाखों और करोड़ों में खेल सकता है, तो अगर स्टैम्प पेपर वाले में आएगा। तेलगी जेल से बाहर आता है, पुराना धंधा छोड़ देता है जो कर रहा था स्कैम, और ये स्टैम्प पेपर के उसमें शुरू करता है। और उसका फर्जी, आप स्टैम्प को फर्जी भी नहीं कह सकते, बिकॉज उसने गवर्नमेंट के जो कारखाना था जहां से स्टैम्प पेपर बनते थे, वहां पे उसने लोगों को कहा, और वहां से एक्चुअल मशीन खरीदी। उसने कहा कि भाई आप अपनी मशीन को कबाड़ में बेच दो, और ये बता को सरकार को बता के कि जरूरत नहीं है। और बाद में वहां से बोली लगा के उसने एक्चुअल जो मशीन थी खरीदी, पैसे खिला के उसने ओरिजिनल ब्लॉक्स ले लिए, इंक भी वो वहीं से ले रहा था जहां से गवर्नमेंट की एजेंसी थी, पेपर भी वहीं से ले रहा था। और ऐसे करके उसने धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। और पहले उसने शुरुआत किया महाराष्ट्र से, और कर्नाटक में उसने काफी किया, और उसके बाद अराउंड 16-17 स्टेट तक उसका पूरा कारोबार था, वो फैल गया था। अब स्टैम्प पेपर कौन यूज करता है? अगर आपके और मेरे बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना है, स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो किसी भी तरह की, आपको स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल है। लीगल इंस्टीट्यूट है, लीगल फर्म्स है, बैंक्स है, हर जगह पे इस चीज का इस्तेमाल होता ही होता है। तो वो वहां पर उसने बेचना शुरू किया। और इंटरेस्टिंग था कि जब सरकारी ओरिजिनल जो स्टैम्प पेपर आता है, तो अगर मैं किसी को देता हूं तो 100 रुपए का अगर स्टैम्प पेपर है, तो उसमें वेंडर को मिलते थे 3 से 5 रुपए, और सरकार के पास आते थे 95 रुपीज। तेलगी ने ऐसा शुरू किया कि जब उसका तेलगी का स्टैम्प पेपर ये बेचते थे, तो वेंडर को मिलते थे 20 से 30 रुपए, और तेलगी के पास आते थे 70 रुपए, और सरकार के खजाने में जाता था 0। तो ऐसे करते करते तो उसने पेपर भी ही एक्चुअली छाप छाप के इतना बड़ा एम्पायर था, वो उसने क्रिएट कर लिया। अमेजिंग। मतलब क्या दिमाग लगाया उसने। वाओ। नवभारत टाइम्स में लिखा था कि मुंबई पुलिस कमिश्नर आर एस शर्मा की कुर्सी हिलाने में आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग का बड़ा हाथ था। ये कौन सी कहानी थी? नहीं, ये तेलगी वाले मामले में ही था। कि देखिए, तेलगी मामले में ऐसा था कि जैसे मैंने कहा कि इस तरह स्कैम बिना लोकल पुलिस, लोकल पॉलिटिशियन या माफिया के सांठ-गांठ की वजह से नहीं हो सकता। तो तेलगी के साथ ऐसा हुआ था कि जब जब तेलगी पकड़ा गया, तेलगी ने जेल के अंदर भी या लॉकअप में भी जाने के बाद पुलिस वालों से ही दोस्ती कर ली और अपना पार्टनर बना लिया। अब जब ये वाले स्कैम को जब मैंने एक्सपोज किया था 2003 में, तब 12 पुलिस वाले बड़े वाले अरेस्ट हुए थे। इसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे, डीसीपी डिटेक्शन थे, एसीपी थे, 12 बड़े पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए। 2 एमएलए गिरफ्तार हुए थे, एक महाराष्ट्र से थे, एक आंध्र प्रदेश के एमएलए थे, वो अरेस्ट हुए थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ा था, होम मिनिस्टर को, जब ये चीजें एक्सपोज हुई। तो उसी पे था कि अब उनको पुलिस कमिश्नर को रिजाइन भी करना पड़ा था, मतलब उनको हटाया गया था उस जगह से। तो ये बहुत सारे लोग इसके अंदर जब जो शामिल थे उनकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। इनफैक्ट मेरी रिपोर्ट को आधार बना के अन्ना हजारे जो समाज सेवी है, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में एक पीआईएल जनहित याचिका दाखिल की थी, और जिसके बाद में हाई कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए तमाम चीज किया था। इनफैक्ट सीबीआई ने अपनी, जब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास ट्रांसफर हुआ, तो उसमें भी उन्होंने मेरी जो रिपोर्ट थी उसको एज एन एविडेंस के तौर पे लिया। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग थे जो लेकिन बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन चूंकि चर्चित नाम जो होते हैं, बड़े नाम होते हैं, वो चर्चा में ज्यादा आते हैं। क्या यही कारण था कि डेप्यूटी सीएम छगन भुजबल जी को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने आपको चप्पल से मारने की भी धमकी दी थी? बिल्कुल, और ये इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे याद है फरवरी का लास्ट वीक था 2004, और उनके घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जहाँ रह रहे थे बहुत सारे मीडिया वाले मौजूद थे। तो एक सब सिंपल सा सवाल था, मैंने उनको पूछा था। पहले उनके भतीजे को पूछा, उसके बाद वायस को भी पूछा। सवाल का जवाब देते देते उनको काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि एक लगता है अंदर से पहले गुस्सा था कि जब स्कैम मैंने एक्सपोज किया था, उनका भी नाम वगैरह सब आ रहा था। उन्होंने गुस्से में पूरा कहा कि तो कुछ ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो मैं अपनी चप्पल उतारूंगा। और ये मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं, ये तमाम कैमराज वहां पे लगे हुए थे, बहुत सारे पत्रकार वहां पे मौजूद थे। अगले दिन अखबारों में भी ये पर्टिकुलर चीज छपेगी, इस तरह की चीजें हुई थी। तो ये इंसिडेंट हुआ था, और काफी मतलब डराने वाला इंसिडेंट भी था कि एक इतना बड़ा नेता इस तरह की बात खुलेआम कह रहा है, और वहां पे उसके बहुत सारे सपोर्टर भी मौजूद थे उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे प्रेस का जो नारा भी लगा रहे थे। तो एकदम पिटने की नौबत वाला एक्चुअली था, पर पिटने से बच गए, लेकिन ये धमकी बकायदा मिली थी और इसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी, क्योंकि तमाम कैमरास के सामने उन्होंने कहा।
ऐसे क्या सवाल होगी? ये सवाल मैंने उनको ये पूछा था, इनफैक्ट ये था कि उनके जो भतीजे थे समीर भुजबल, जो बाद में राज सांसद भी बने थे, तो उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ से वापस आए तो उनके घर पे मीडिया जमावड़ा था, तो सवाल पूछा गया। मैंने क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या समीर जो समीर को पूछा, बाद में वही छगन भुजबल जी को भी पूछा था कि क्या समीर भुजबल से पूछताछ में ये पूछा गया था कि तेलगी से मिलने वाले पैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आप तक या आपके लोगों तक पहुंचे हैं? इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने जवाब देना शुरू किया, सडनली 30-40 सेकंड का जवाब होते होते जबान लड़खड़ाने लगे, गुस्सा एकदम ये था, मुंह पे थूक वगैरह सा आ गया था, और बोलने में उन्होंने अपने जो एग्रेसिव टोन था उसमें उन्होंने बोल दिया। आई एम श्योर बाद में जाके उनको पछतावा हुआ होगा कि इतने बड़े मीडिया, मतलब इतनी सारी मीडिया के सामने मैंने क्यों बोला। लेकिन वो जो सवाल था वो, अब सवाल लोग पूछ नहीं रहे थे। मैं अगेन कह रहा हूँ, 2026 के चश्मे से पत्रकारिता मत देखिए 2004 की। तब पत्रकार सवाल पूछते थे, बड़े बड़े नेताओं को सवाल पूछते थे, नेता धमकाता था, उसके बाद भी पत्रकार सवाल पूछते थे। आज के दौर पे अगर लोगों को नहीं देखने मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि पत्रकारिता का ओरिजिनल स्वरूप या पत्रकारिता की आत्मा वैसी है। पत्रकारिता का सवाल काम ही होता है कि सवाल पूछे। इनफैक्ट मैं भी 2 दिन पहले देख रहा था, इंदौर में एक जगह पे दूषित पानी पीने से बीमार वगैरह हुए, और नेता को सवाल पूछा, नेता ने उसके जवाब में उल्टी सीधे बातें सुना दी जर्नलिस्ट को, चले गया। अब इस पे जन आक्रोश होना बंद हो गया। उस जमाने में लोग गुस्सा भी होते थे, नाराज भी होते थे, लेकिन इस दौर में ऐसा हो गया कि आप उस पत्रकार को टारगेट कर लोगे, लेकिन नेता ने जो गलत किया है उसको आप भूल जाएंगे। सर कारण क्या है? इसका कारण दो तरीके से है कि एक तो मीडिया ने, और स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है पिछले 10-12 सालों के अंदर, पूरी तरीके से खो दी है। लोगों को पता चल गया कि सीरियसनेस नहीं है, पॉलिटिकली अलाइन हो गए हैं। आपको टीवी ऑन करते आप जब डिबेट देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वही हिंदू मुस्लिम चल रही, वही पाकिस्तान। और कौन से पॉलिटिशियन या कौन से संसद को या कौन से पार्टी को बिलोंग करता है ये चैनल? नहीं, ये सवाल उस बात का नहीं चाहिए। ये चैनल पहले भी थे, ऐसी बात नहीं थी, पहले भी थे, लेकिन सडनली 12 सालों में, 15 सालों के अंदर इन्होंने जो साइड लेना शुरू किया। पत्रकारिता का काम होता है न्यूट्रल रहना। पत्रकारिता का काम होता है कि सत्ता से सवाल पूछना। पत्रकारिता पीआर डिपार्टमेंट नहीं होती। सरकार के पास एक पीआर डिपार्टमेंट होता है जिसका करोड़ों का बजट होता है पब्लिसिटी करने का, और वो कभी नहीं आपको बताएगा कि सड़क में खड्डे हैं, पानी दूषित है, फलाना यहाँ पे करप्शन हो, कभी वो डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा। ये पता करना है ना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन पत्रकार आज की तारीख में उल्टा कर रहे हैं। वो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का, सत्ता का एक पीआरओ के तौर पे बोल रहा है। मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी विशेष का नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे केंद्र में एक पार्टी की सत्ता है, बहुत राज्य में दूसरी पार्टियों की भी सत्ता है, लेकिन हर जगह पे आपको ट्रेंड ही देखने मिल रहा है। बीच का न्यूट्रल ग्राउंड है वो खत्म हो गया है। वो ये रहा है कि आप इधर इस पार्टी के समर्थक हैं या उस पार्टी के समर्थक हैं। बहुत कम लोग हैं जो अभी पत्रकारिता बन गए। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से ज्यादा मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बेहतर पत्रकारिता कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बेहतर पत्रकारिता कर रहे हैं। आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस तरह की जो पॉडकास्ट है, इसमें बेहतर पत्रकारिता और सच एटलीस्ट बोला जा रहा है, जो आपको मेन स्ट्रीम में नहीं दिखेगा। ये दोनों फर्क आया हुआ है, और अनफॉर्चुनेट है। और जब मैंने शुरू की थी 1995 में, 1995 में पत्रकारिता, तो सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक दिन आएगा पत्रकारिता में कि ये लेवल पे देखना पड़ेगा। और सिर्फ भारत में ही नहीं, मुझे लगता है सब जगह पे ट्रेंड अजीब सा चल रहा है। अच्छी थी, नो डिनायल। लेकिन आपको कहीं ना कहीं यही नहीं फील हुआ कि आज के ऑडियंस वेब सीरीज के थ्रू और मीडिया के थ्रू ही अपना इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनको दिखता है उनको वही असलियत लगती है, वही पहचान बनती है। तो जिस तेलगी स्कैम के पीछे आपने इतना वक्त, इतना टाइम, इतना इन्वेस्ट किया, आपने एक किताब लिखी, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मिस हो गई है वो वेब सीरीज में। और अगर दिखाया जाता तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती ऑडियंस को कि एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए, रीजन आपको समझना चाहिए। एक रीजन है किताब, और एक होती है किताब और एक होती है वेब सीरीज। किताब है इट्स ऑल अबाउट टेक्स्ट, वो है। वेब सीरीज है इट्स ऑल अबाउट ऑडियो विजुअल। जहाँ पे टेक्स्ट है वहां पे लिटरेचर आएगा, जहाँ पे ऑडियो विजुअल है वहां पे ड्रामा आएगा। इसके लिए आपको देखिएगा कि भाई, किताब जो थी, किताब, मेरी किताब में तेलगी विलेन है।
तेलगी के बारे में बहुत नेगेटिव चीजें बताई गई है। तेलगी ने एक्चुअली में हत्या भी की थी, उसका भी उस पर केस चला था। किताब में तेलगी को विलेन के तौर पे दिखाया गया था, और इट वाज द जर्नी ऑफ अ जर्नलिस्ट थ्रू एंटायर स्कैम, कि उसने कैसे लोगों को ठगा। किताब उस बारे में थी और इंफॉर्मेशन वाली थी। अब जब आप ऑडियो विजुअल मीडिया में आते हैं, वेब सीरीज पर आते हैं, तो आपके पास एक लार्जर ऑडियंस को कैटर करना पड़ता है, और प्लस आपको उसको ये एंटरटेनिंग भी बनाना पड़ता है, और साथ ही क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। यही वजह कि किताबों की रीच एक लिमिटेड होती है, वेब सीरीज को ज्यादा लोग देखते हैं बिकॉज एंटरटेनिंग है, उसकी रीच ज्यादा है। तो अब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर, ये जो दो चीज के नाम पे लोग उस तरह का लिबर्टी ले लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आप वेब सीरीज देखेंगे तो उसमें है कि उसका ह्यूमनाइजेशन, एक नया शब्द एक्चुअली कॉइन हुआ है, तो पिछले 4-5 सालों में आया, ह्यूमनाइजेशन। एक नेगेटिव कैरेक्टर रहा है, जिसने अच्छे काम, ऐसे काम नहीं किए थे जिसपे प्राउड हो, लेकिन उसकी स्टोरी बनाई जाए, और एंड ऑफ दिन में कहीं ना कहीं आपको उसके प्रति सिंपैथी हो जाती है। इरिस्पेक्टिव उस आदमी ने मर्डर किया हुआ, उस इरिस्पेक्टिव उस आदमी ने न जाने कितने कानून और तमाम चीजों को तो तोड़ा हुआ है। लेकिन वो तो वेब सीरीज जो थी, सिंस इट वाज अबाउट ड्रामा, इट वाज एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव लिबर्टी थी, तो उसने उसको, किताब वही थी, अलग की थी। मेरे पास आप ऐसा समझिए कि मेरे पास, मैंने चावल बनाया था, अब इसके ऊपर है कि कोई उसकी खिचड़ी पुलाव बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई फ्राइड राइस बना रहा है अपने हिसाब से। तो मैंने स्कैम एक्सपोज किया, स्कैम को डॉक्यूमेंट किया, क्योंकि तब कोई डॉक्यूमेंटेशन का, तब ये सब यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया। इन्होंने किताब के राइट्स लिए, उसके बाद उसमें क्रिएटिव लिबर्टी एंटरटेनमेंट के नाम पे लेके जो उन्होंने बनाया है वो है। देखिए, वेब सीरीज में जो उनको बनाना था, वो शायद उनको एक लीनियर स्टोरी बनानी थी, और ये लाइफ में, स्कैम में सब चीजें लीनियर तरीके से नहीं होती है। कहीं पे फ्लैशबैक हो जा रहा है, कहीं पे फ्लैश फॉरवर्ड हो जा रहा है, बहुत सारी चीजें। तेलगी से मेरी मुलाकात 2 बार हुई थी, उसके बारे में वहां पे नहीं, बिकॉज शायद उनको स्पेस वगैरह चीजें नहीं मिली होगी। और साथ ये था कि मेरी किताब में तमाम पॉलिटिशियन के मैंने रियल नाम लिखे हैं, असली नाम, जो जो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले थे, असली नाम लिए। वेब सीरीज जब बनती है तो उसके अंदर तेली का नाम ओरिजिनल है, मेरा भी एक कैरेक्टर किसी ने प्ले किया, एक्टर ने, वो ओरिजिनल है। उसके अलावा जितने भी नाम है, पॉलिटिशियन के नाम बदल दिए गए हैं, पुलिस वालों के नाम बदल दिए गए, और शायद इसलिए ताकि जो मेकर्स हैं उनको किसी तरह का लीगल इशू कोर्ट में घसीटा नहीं जाए, तो उन्होंने उस तरीके से सेफ अपने आप को खेला था। लेकिन चीज वही है कि बुक के अंदर कहना आपके लिए थोड़ा आसान सा रहता है, और उनकी अपनी शायद लिमिटेशन रही होगी, बहुत सारी चीजें इन्होंने नहीं दिखाई जो उनको एक्चुअली में दिखाना चाहिए था। अब ये ट्रेंड सब जगह पर होता है। आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, संजू नाम की फिल्म आई है, संजय दत्त के बना के। अब जिसने भी क्राइम की रिपोर्टिंग की है, जिसने भी 1993 का ब्लास्ट का केस कवर किया है, किसी को पूछेंगे ठीक है, बट आप उसको अपने, आपके पास सिनेमैटिक ब्रिलियंस है, क्रिएटिविटी है, कि आप उसको ट्विस्ट करके ऐसे करो कि एंड ऑफ द डे में आपको उसके जो व्यक्ति के प्रति सिंपैथी आए और तमाम चीजें, ताकि, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड कुछ और कह रहे हैं, कोर्ट का जजमेंट कुछ और कह रहा है, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग कुछ और कह रही है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक राइटर्स की टीम है जो बैठ जाती है, उसने पहले से तय कर लिया कि भाई मुझे इसकी लाइफस्टाइल को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, तो ज्यादा आईबॉल्स मिलेंगे, व्यूअर ज्यादा मिलेंगे, देखने वाले ज्यादा मिलेंगे, तो वो करते रहे। अभी की बात क्या, इसके पहले भी, पुराने वाले में भी, मेरे ख्याल से दीवार फिल्म जो थी, वो भी किसी से इंस्पायर ही थी, एक नेगेटिव कैरेक्टर से इंस्पायर थी। ये होता रहा है, और लोगों का भी अजीब सा है कि उसको, अच्छे आदमी की अच्छी स्टोरीज है ना, वो नहीं होगा, उसे कुछ ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स वगैरह आए, उनको देखने में भी मजा आता है। राहुल के जब नार्को टेस्ट की बात आती है तो उसमें शरद पवार, भुजबल जैसे बड़े नेताओं के नाम आते हैं। क्या सच है उसमें भी कहा गया था कि उन्होंने करोड़ों, 1000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे खुद के प्रोटेक्शन के लिए? हाँ देखिए, ये हुआ था, एक नार्को टेस्ट उसका हुआ था, और वो नार्को टेस्ट महाराष्ट्र की जो एसआईटी थी उसने करवाया था, और जिसके बाद में केस सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया था। तो इंटरेस्टिंग था कि जब हमने वो चीज़ बताई, तब लकीली वो भी केस हमने लाया था कि जब मैंने केस एक्सपोज किया था स्कैम, तब मैं एनडीटीवी में काम किया करता था। उसके बाद में मैं टाइम्स नाउ जब मैंने ज्वाइन किया था, लॉन्च हुआ था, और मुझे याद है कि 2006 या 7 में अनंत चतुर्दशी, गणपति विसर्जन का आखिरी दिन था जब हमने किया था, तो नार्को टेस्ट में नाम आया था। उसके बाद जो चीज हुई, है बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी, कि सीबीआई जो थी उसने आकर बोला कि भाई हमने नार्को टेस्ट किया नहीं है, और इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं है। और इस वजह से, क्योंकि शरद पवार जो थे वो केंद्र में मंत्री थे,
तो एक सीबीआई अपने आप सामने से आके क्लीन चिट दे रही है। और फिर उसके बाद का खेल ऐसा था कि आ, तेलगी ने आके कोर्ट में भी डिनाई कर दिया कि भाई ये चीज गलत है। उसने कहा सीडी फर्जी है, या मैं या मेरा जो फैब्रिकेट किया गया है नार्को टेस्ट है। अब ये दोनों नहीं हो सकता। अगर सीडी फर्जी है तो पूरी सीडी उसकी फर्जी होती, या अगर फैब्रिकेट किया गया है तो फिर ओरिजिनल कहीं ना कहीं तो होती। तो तेलगी के वकील ने आके को आगे आके डिनाई कर दिया। मुझे ये लग रहा है कि चूंकि बड़े बड़े नाम बहुत सारे थे, तेलगी ने अपने लिए बार्गेन के तौर पे उसे इस्तेमाल किया। ये था कि एक दौर ऐसा आ गया था कि तेलगी के साथ उसके परिवार के जो लोग थे वो भी इसके मामले में फंस रहे थे। उनके पर खिलाफ भी मपोका जैसा कड़ा कानून लगाया गया था। तो तेलगी जो चाहता था वो ये था कि उसके परिवार को टारगेट नहीं किया जाए। वो सारा ब्लेम लेने पर था, और उसके एचआईवी भी उसे हुआ था, तो वो ब्लेम लेने को तैयार था, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा था। और तेलगी तेलगी को ये सरकार में ऊपर लोग बैठे को कहीं ना कहीं एजेंसी को टेबल पे लाना था बातचीत करने के लिए। तो उसके वजह से तेलगी ने ये लाइन जब बोला, उसके बाद सडनली सारी चीजें चेंज हो गई। तेलगी के जो परिवार वाले थे उनको रिलीफ मिल गई, तेलगी को अंदर ही रखा गया। और साथ ही तेलगी ने जाके कोर्ट के अंदर पलट के भी बोल दिया कि ये मेरा सही नहीं है वगैरह वगैरह। और उसके बाद केस का आगे कुछ नहीं हुआ। और ये जो बड़े बड़े नाम थे वो फाइनली धीरे धीरे करके केस असल में ठंडा हो जाता, वक्त के साथ में जब ठंडा होते जाता है ठीक था। और तेलगी भी क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से बीमार था, और जब उसकी डेथ हुई, उसके डेथ के बाद का एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है कि उसकी बीवी मर जाता है वो जेल के अंदर ही। जब बीवी उसकी जाती है और कोर्ट के अंदर बताती है कि भाई तकरीबन 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, बोली कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये मैं तेलगी चाहता था कि राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए दी जाए। अब उसके पीछे कहानी ये थी कि तेलगी कहीं ना कहीं एजेंसीज को चिढ़ा रहा था कि देखो 17 साल से आप मेरे पीछे पड़े हो, सीबीआई, सीआईडी, क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस स्टेशन, कई सारे स्टेट की एसआईटी, आपने इतना पीछे पड़ के भी आप मेरी प्रॉपर्टी सारी ढूंढ नहीं पाए। 100 करोड़ रुपए की तो तब भी मैंने बचा ली। और उसके मरने के बाद में उसकी बीवी आके बता रही थी कि भाई आप ले लो। मतलब तेरी कहीं ना कहीं सबको मुंह चिढ़ा रहा था कि देखो इतना आप 17 साल से पीछे पड़े हो, सारे पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन आप ये नहीं ढूंढ पाया, कितनी सारी चीजें आप अब तक ढूंढ नहीं पाए होगे। मतलब वो आखिर में भी उसके मौत के बाद भी तेलगी ने, वो बोलता ना अपना स्टैंप लगाना था, तो स्टैंप लगा के लोगों को बता दिया था कि देखो हमारे मैंने आप लोग के साथ ये किया, और कब तक मेरा पकड़ा आप ढूंढते रहोगे, और कब तक मेरे स्कैम निकलते रहेंगे आपको कभी पता नहीं चलेगा। आपने मेंशन किया था आप तेलगी को 2 बार मिले थे। सो ज़रा बताइए तेलगी जब आपने सामने उनसे बात की तो तेलगी कैसा इंसान कैसा था बात करने में? देखिए 2 बार मुलाकात हुई उससे कोर्ट के परिसर में। मेरी किताब जो है जो हापर कॉलोनी ने पब्लिश की है उसमें भी ये लिखा हुआ है। मुझे लगा 2 बार मैं 2 अलग अलग लोगों से मिला। मैं था, मेरे साथ मेरे मित्र शानदार परत थे, और जो सीनियर जर्नलिस्ट वो भी वहां पे थे, हम दोनों साथ में ही मिले थे। पहली बार में मिला तो ऐसा लगा कि एक आदमी बहुत ही चालाक, चुलबुला सा, नटखट आंखें, और ऐसा जो सैडिस्टिक प्लेजर होता है ना कि उसके अराउंड जितने सारी चीजें हो रही है उसकी वजह से नेताओं को तकलीफ हो रही है, पुलिस वालों को तकलीफ हो रही है, मीडिया में होल्ला मचा है, तो वो सैडिस्टिक प्लेजर था कि अपने इर्द गिर्द हो रहे अटेंशन को एंजॉय कर रहा था। वो उसका ये था कि मैं तो डूब ही रहा हूं, तुम भी डूबोगे सब, और वो एंजॉय कर रहा था, तो सीधे जवाब ववाब भी नहीं दे रहा था। सेकंड टाइम जब मिला तब तक उसका नार्को टेस्ट उसकी शायद डील हो गई थी। तब तक एकदम थका हारा टूटा हुआ व्यक्ति वो होता है, वो जिसको ये लग रहा था कि मेरा रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो अब जेल के अंदर ही कटने वाला है, और जो अपने आप को सरेंडर कर चुका था। तो ऐसा लगा 2 अलग अलग तरह के, एक ही आदमी था लेकिन 2 मुलाकातों में लगा मुझे कि 2 अलग अलग लोगों के साथ मिल रहा। और बहुत शार्प माइंड का था। इनमें मुझे कभी लगता है कि अगर उसने शार्प माइंड कभी किसी पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल किया होता तो बहुत आगे तक जाता। लेकिन अब होती फितरत होती है कि उसको इस्तेमाल करना था अपने नेगेटिव चीज के लिए, तो नेगेटिव काम के लिए उसने इस्तेमाल किया। कैसे शर्त से? बहुत आप इसकी पूरी सिस्टम ही देख लीजिए जो उसने बनाया, जो अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया। एक फ्रूट बेचने वाला, हजारों करोड़ का, 2004 का 40,000 करोड़, आज समझिए कि एक फ्रूट बेचने वाला अगर आज समझिए 3-4 लाख 3 लाख करोड़ के एम्पायर का मालिक बनेगा, उसमें कुछ तो चीजें होगी बनाने के लिए, अदरवाइज बनना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ आप क्रिमिनल इंटेंट होने से कुछ नहीं होता है। जैसे पूरा उसने एम्पायर खड़ा किया, मशीनें ली, छापने
एक तरह से छाप रहा था, बेचने के लिए पूरी अलग यूनिट थी, अलग अलग स्टेट के अंदर अपना पूरा धंधा फैलाना, पुलिस को ब्राइब करना, पॉलिटिशियन को ब्राइब करना, माफिया को मैनेज करना, ये बहुत सारी चीजें उसकी थी। उसके लिए कोई शार्प ब्रेन वाला ही आदमी कर सकता है। छोटा मोटा आदमी होगा तो उसके लिए सब स्कैम करना पॉसिबल ही नहीं होगा। और वो चीज का जो इस्तेमाल था, पढ़ा लिखा भी था, कई सारी भाषाएं थे, धारा प्रवाह तरीके से बोल लेता था। तो एक उसमें काबिलियत कुछ थी, बट अगेन चीजों को आदमी जब नेगेटिव तौर पे के लिए इस्तेमाल करता है तो इस तरह की हरकतें होती है। अब जब आपने शुरू किया था इस पे रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना और आपने अपना बुक लिखना, तो आपको लगा था कि ये इतने टॉप लेवल तक जाएगा? हाँ देखिए, हुआ ऐसा था कि बहुत इंटरेस्टिंग उसके मिलने का किस्सा भी था कि मैं पहले स्टार न्यूज़ में, एनडीटीवी में जब काम किया करता था, तो एनडीटीवी पहले स्टार न्यूज़ प्रोड्यूस करता था, फिर उसका खुद का चैनल लॉन्च करना था। तो स्टार न्यूज़ को उसने छोड़ा और नया चैनल लॉन्च होना था 14 अप्रैल 2003 के आसपास। तो कुछ दिनों का गैप था, नो मैथ लैंड था, तो चैनल की बिना था। तो हर चैनल के हर रिपोर्टर को कहा गया था कि कोई बड़ी धमाकेदार स्टोरी लाओ जिससे चैनल का लॉन्च हो, लोग देखें। तो मैं ढूंढ रहा था, तब मुझे टेप्स मिली थी जिसमें वो ऑडियो टेप्स थी। अब तो होती नहीं, लेकिन छोटी ये से मोबाइल फोन के साइज की टेप्स होती हम्म। थी जो गोल घुमा करती थी। तो उसमें 36 टेप्स थी जिसमें कन्वर्सेशन था अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील और उसके साथ ही संजय दत्त, महेश मांजरेकर और दो लोग थे। ये लोग नासिक के एक होटल से बैठ के, शायद गेटवे या ताज होटल से बैठ के छोटा शकील से बात कर रहे थे। और क्वाइट इंटरेस्टिंग था, जिसमें ऋतिक के बारे में बता रहे हैं, कि गोविंदा के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग कोड नेम से, और शिकायतें बता रहे हैं, उस तरह की बात। तो मुझे वो मिला तो मुझे लगा काफी सेंसेशनल और बहुत जबरदस्त चीज है। तो मैं उसका लॉगिन, जिसको टेप को हम लॉगिन करते कि पूरा सुनो कौन सा पॉइंट अच्छा है कौन सा, वो करने में लगा था। तो मेरे एक बार सोर्स ने मुझे बुलाया, बोला कि एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक खबर है आपको देनी है, एक रिपोर्ट है। तो मैं गया, ले लिया। अब मेरे बैग में पड़ी रही और मैं बहुत बिजी था, वो फिल्म स्टार का और अंडरवर्ल्ड की बातचीत वाला खबर का, तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 6-7 दिन तक वो मेरे बैग में रिपोर्ट पड़ी रही। फिर सडनली एक मेरा दोस्त था, उसने ऐसे ही, पुलिस वाला ही था, उसने वो निकाल कर देखा और उसने पन्ना पलटना शुरू किया। तो उसको लगा, उसने मुझे बताया, रे इतना बड़ा बॉम्ब लेके तो घूम रहा है, इसको एक बार पढ़ तो ले। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अब मेरी आंखें जो खुलने चालू हो गई, क्या था। अच्छा, ये वो दौर था जब गूगल नहीं था, ये सब सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी, एआई का भी किसी को पता नहीं था। तो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कहाँ से करूंगा। और मुझे पता था कि स्टैम्प पेपर क्या है, वहां से मुझे शुरुआत करनी पड़ी। और फिर मैं नासिक गया, जहाँ पे स्टैम्प पेपर छपते थे, वहां जाके मैं लोगों से मिला, वहां पे रिसर्च की। वहां से मैं पुणे गया, पुणे के अंदर जहाँ पे उसका सबसे बड़ा मामला दर्ज था वो किया। फिर तेलगी के गांव गया कर्नाटक में, फिर मुंबई आया। तब मैंने कंपाइल किया तो पता चला तेलगी के छोटे छोटे बहुत सारे मामले सब जगह फैले थे। कंपाइल करने पता चला 30 से 40 हजार करोड़ का मामला है, और सब जगह इतने सारे मामले चल रहे हैं, किसी को। तो फिर मैंने उस रिपोर्ट थी, उसको जब रिपोर्ट लिखी थी, तब महाराष्ट्र एसआईटी के चीफ थे सुबोध जायसवाल, तब डीआईजी थे, इसी द सेम पर्सन जो आगे जाके सीबीआई के भी चीफ बने थे। वो रिपोर्ट मेरे हाथ लगी थी, और उसको जब मैंने एक्सपोज किया, उसके बाद एक के ऊपर एक मैंने खबरें फाइल की। तकरीबन उस साल में मैंने 2003-4 के दौरान मैंने 100 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स थी, वो फाइल की। और धीरे धीरे खुलता गया, पॉलिटिशियन अंदर गए, पुलिस वाले गए, और लोगों को मालूम पड़ता गया कि वॉल्यूम एक्चुअली में कितना बड़ा था। तो इस दौरान के अंदर अच्छी चीजें भी हुई, तारीफ भी मिली। और तेलगी स्कैम टाइप की खबरें जो हैं, ये हम लाइफ में किसी पत्रकार की एक बार ही आती है। भारत में जब भी स्कैम्स का इतिहास लिखा जाएगा, तो 4 से 5 स्कैम हमेशा जो टॉप में रहेंगे। 5 टॉप के जब गिनेंगे तो उसमें एक बोफो स्कैम हमेशा गिना जाएगा, उसमें शेयर मार्केट का हर्षद मेहता स्कैम हमेशा गिना जाएगा, और तेलगी स्कैम हमेशा गिना। किसी पत्रकार की लाइफ में सब खबरें एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। और वो मेरे नसीब में थी, जब मैंने उसको पकड़ा, उसके पीछे काफी मेहनत की। बहुत सारा दबाव आया था, बिकॉज इतने बड़े बड़े उसमें लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व थे, और अंडरवर्ल्ड वगैरह के भी लोग इन्वॉल्व थे। तो बहुत सारा दबाव आया था। इनफैक्ट मुझे अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी भी आई थी, कि अलग अलग तरीके से, जिसका मैंने पुलिस में का कंप्लेन वगैरह भी लॉन्च किया था। साम दाम दंड भेद, अलग अलग तरीके से जो करना था ना, हर तरह का जो प्रेशर था उस दौर में आया था, और बहुत तकलीफदायक वाला फेज था। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतने फेज से निकल के, जिंदा निकल के मैं बच कैसे गया। लेकिन अब
भयंकर तकलीफ वाला था। आज तो मैं बैठ के आराम से बातें कर सकता हूँ, बट वो नॉस्टैल्जिक में होता है कि पुराने वाले स्ट्रगल के दिन भी आपको अच्छे लगते हैं बताने में, कि जब वो हो रहा था वो बहुत ही तकलीफदायक दिन। जब लाइफ अपने स्टेक पे रखकर आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे थे अपना इन्वेस्टिगेशन, प्लीज उस दौर के बारे में बताइए, आप खुल के बताइए, क्योंकि बहुत आसान होता है जनरल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में कॉमन मैन के लिए छोटी सी सिचुएशन पे गिव अप कर दे, या अपने ब्रेक ले लेना या बर्न आउट हो जाना, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे। बट एज अ जर्नलिस्ट एंड स्पेशली जब इतना बड़ा स्कैम आप जिस पे काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जैसे आपने बताया आपको लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए हुए हैं, एंड मैंने आपके बुक में भी पढ़ा था कि जब आप बिल्डिंग के पीछे गए आपने देखा कि कोई है तो नहीं, जब आपको पहला कॉल आया था। सो उस सिचुएशन को हमने कैसे डील किया पर्सनली एंड फैमिली के लिए भी? देखिए, पहली बात तो मतलब काफी दबाव आया, धमकी आई, और प्रेशर जो था, डर भी लगा। ऐसी बात नहीं कि डर नहीं लगा, वो सारी फिल्म में एक्टर्स को नहीं, फिल्मी कैरेक्टर्स को नहीं लगता, बट रियल लाइफ में लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त साथ में खड़े रहे। एक फैमिली होती है जो साथ में खड़ी रहती है। बहुत सारे जो दोस्त थे, पत्रकार दोस्त थे और वगैरह है, वो साथ में खड़े रहे। और एक चीज है कि आप कोई अच्छा चीजों को एक्सपोज करते तो जिस सिस्टम को हम लोग बार बार बोलते हैं कि करप्ट है, चोर है, अंदर सब बैठे, उसमें भी कई सारे ना ईमानदार और अच्छे लोग बैठे रहते, उनकी तरफ से भी काफी सपोर्ट मिला। और ये चीजें थी। और फैमिली के साथ ऐसा होता है कि फैमिली को बताओ ही मत बेसिकली कि क्या हो रहा है। मुझे जब धमकी आई थी रात को, तो उस जमाने में मोबाइल का ऐसा था कि 16-17 रुपए इनकमिंग देने पड़ते थे, तो घर पे सोते थे, लैंडलाइन जो थी वो खींच कर कान के पास रख के सोते थे। तो फोन आया रात को, सामने वाले ने धमकी दिया, गालियां वगैरह दी, और मैं आराम से फैमिली में घर वाले सोए वगैरह हुए थे। आई यूज्ड टू स्टे इन अ वेरी मॉडेस्ट प्लेस, लाइक टू, 2 कमरों का घर था, 220 स्क्वायर फीट का। पुरानी चौल टाइप बिल्डिंग होती है जिसमें जो बाथरूम टॉयलेट भी होता है, घर से बाहर होता है। मैंने सुना उसमें सामने वाले ने गालियां वगैरह दी, क्या? धमकी दी, बहुत सारी गंदी गालियां दी, बोला तुझे बता दूंगा, खत्म कर दूंगा, बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, वगैरह वगैरह सब उसने बोला। तो मैंने सुना चुपचाप, और फिर मैंने फोन रख दिया, बाहर जाके देखा बालकनी से नीचे क्या है, सो गया। और मेरे साथ में 2 और पत्रकारों को धमकी आई थी। एक थे सहारा न्यूज के मंदार परब, उनको आई थी, और एक थे एबीपी न्यूज या आज तक के थे जितेंद्र दीक्षित नाम से पत्रकार, उनको भी आई थी। तो अगले दिन फिर मैंने जाके वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन था, गामदेवी पुलिस स्टेशन था, उसमें पुलिस में जाके शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के बाद ऑफिस में जाकर बताया, और तब तक मैंने मेरे घर पर नहीं बताया था, मेरे घर वालों में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उसके अगले दिन बाद जब अखबार में रिपोर्ट छपी कि ऐसा आया था और धमकी दिया गया था, तब मेरे फैमिली वालों को पता चला कि भाई वो 2 दिन पहले रात को जो फोन आया था वो धमकी वाला था। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी होती है। और कोई भी फैमिली हो, वो ऐसे में डरती है, वरी होती है। परिवार का एक हमेशा हर जगह पे रहता है कि सब आपको ही क्यों करना है, बाकी लोग हैं वो भी तो करेंगे, सारी जिम्मेदारी चीज का ठेका आपने ही लिया हुआ है, इतने सारे लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। जो हर फैमिली में होता है वो मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो चीजें नहीं हुई। लेकिन एक था कि मैंने कहा कि इस तरह की खबरें बार बार आती नहीं, ये लेवल का स्कैम बार बार हर पत्रकार को नसीब में मिलता नहीं है। मेरे नसीब में था, मैंने उसको इतने देर तक फॉलो किया, और उसका मुझे आगे फायदा भी काफी मिला। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा फायदा मिला। इनफैक्ट किताब मैंने तब एक लिखी थी, 2004 में मैंने किताब लिखी, किताब पब्लिश हुई, बड़े बड़े लोग आए थे, महेश भट्ट, अरविंद ईनामदार वगैरह। उसके बाद वो किताब 16-17 साल तक डब्बे में पड़ी रही। और किताब लिखने के पीछे पर्पज ये था कि मुझे था कि इस स्कैम के बारे में लोग कम जाते तो इसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है। तब मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन यूट्यूब भी आ जाएगा और तमाम चीजें आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वगैरह होगा। तो मैंने डॉक्यूमेंट किताब लिख के रख ली। फिर अगले 16-17 साल तक किताब डब्बे में पड़ी रही। मुझे बस मार्केटिंग का तरीका नहीं था, या कोई ऐसा मतलब सोशल मीडिया था नहीं, तो मार्केटिंग भी नहीं करता था। 16-17 साल वो किताब डब्बे में पड़ी रही। फिर एक दिन सोनी वाले जो थे वहाँ ढूंढते ढूंढते आए, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तब मैं जी न्यूज़ का रेसिडेंट एडिटर था, और हमारा जी न्यूज़ का ऑफिस था वहाँ पे, सोनी वाले हैं, वो सोनी लिव वाले वहाँ पर आए। तो मैं कहीं फील्ड में रिपोर्टिंग करने गया था, तो मेरे जो सेकंड इन कमांड था उसने मुझे फ़ोन किया, बोला सर सोनी वाले आए हुए हैं। अच्छा, जी के ऑफिस में सोनी वाले आए हैं। तो मैंने बोला यार उनको मैं क्या करूंगा, मिल के एंटरटेनमेंट रिपोर्टर है उससे मिला दो, वो देख लेगा। तो उन्होंने बोला है यार सर आपसे ही मिलने आए हुए हैं।
मैं बोला यार अब एक काम कर, ऐसे आने का क्या मतलब, बोलना टाइम लेके आया करें, डायरेक्ट क्या आ गए। तो उन्होंने बोला कि सर हम, मैं बोला मुझे तो 2 घंटे लगेंगे। तो सोनी वालों का ने मैसेज बोला हम 2 घंटा रुकने को तैयार है। 2 घंटे बाद मैं ऑफिस पहुंचा, तो हमारा जी का ऑफिस के अंदर सोनी वाले बैठे हैं मिलने के लिए। जी में किसी को आइडिया नहीं कि क्या डील हो रही है। तो मैंने बोला हाँ बताइए क्या, मुझे लगा कुछ एंटरटेनमेंट का सीरीज वीरीज का कुछ उनको प्रमोट करने का। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, हम आप फिल्म में ना एक वेब सीरीज बना रहे हैं, वेब सीरीज के लिए आपकी किताब की राइट्स चाहिए। तो ये कहाँ है, बोला वेब सीरीज कहाँ क्या होता है, तो बोला सीरियल जैसा होता है। कहाँ दिखता है, तो बोला ओटीटी पे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के अक्टूबर महीने की, ओटीटी पर। तो मैंने बोला ओटीटी क्या होता है, मेरा अगला सवाल ये था कि ओटीटी क्या होता है। तो सुनने वाले मेरा चेहरा देख रहे हैं क्या है, तो उन्होंने बोला सर आप नेटफ्लिक्स देखते हो क्या। बोला हाँ मैं देखता हूँ, मैंने स्मार्ट टीवी लिया ही नेटफ्लिक्स से। हाँ सर नेटफ्लिक्स ओटीटी है, वैसा ही सोनी लिव भी एक ओटीटी है, और उस पर चीजें आने वाली। फिर वहां पे बात वगैरह हुई, तो जी के ऑफिस में बैठ के सोनी लिव ने डील की मुझसे मेरी बुक के उस लिए। और फिर उसके बाद मैंने ये था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था कि किया क्या जाए। तो मैंने सोचा कि इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कुछ नया चीज करने को मिल रहा है। तो देन आई लेफ्ट माई जी का जॉब, ताकि मेरी किताब के जो राइट्स है वो सोनी वाले खरीद सके। फिर सोनी वालों ने मेरे बुक के राइट्स लिए, फिर उन्होंने आके सीरीज बनाई, और उसके बाद एक के पीछे एक दूसरी किताबें और आते गई, और चीजें, एक नया रास्ता था वो मिलता गया, तो आगे भी बहुत सारी किताबें उसमें आ गई मेरी। एक वायरल सीडी या स्टेटमेंट में क्लेम था कि तेलगी कैंप्स में पवार, भुजबल, कुछ कर्नाटका के नेताओं का नाम लिया और बोला कि लगभग 2000 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लीडर्स और पुलिस को दिया है, और इसके बाद ऑपोजिशन ने टॉप लीडर्स के नार्को टेस्ट तक डिमांड कर दिए थे। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये किताब में मेरी लिखा है जिसका आप कोट पढ़ रहे हैं। तो मेरी किताब में ये था कि तेलगी ने ये तमाम चीजें कही थी, और ये बेस में लेस नहीं कह रहा हूँ, बकायदा सीडीज मौजूद है, ऑडियो सीडी है जिसके ऊपर ये चीज कह रहा है। और अपोजिशन के जो लोग थे तब उन्होंने इस तरह के दावे भी किए थे। और ये किताब एक काफी रिसर्च की हुई किताब है, सिर्फ ये नहीं कि मैंने सुना है, अपना अनुभव लिखा है, तो हर चीज के लिए एक सब्सटेंशिएट किया है। तो अपोजिशन के लीडर लोग ने कहा था कि भाई आप ये जितने लोग हैं उनका भी आप नार्को टेस्ट कीजिए और उनसे पूछिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून में ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी का भी नार्को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज हो नहीं पाई थी। लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता जितने लोगों पर है, तो पॉलिटिशियन का भी अगर नार्को टेस्ट हो जाता, तो पता नहीं कैसे कैसे और किन किन लोगों के नाम सामने आते। बताओ। आपको महेश भट्ट ने भी एक बुक के लिए अप्रोच किया था। किताब फिल्म के लिए अप्रोच किया था। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी वो वेब सीरीज में उन्होंने डाली नहीं थी। हुआ ये था कि जब मैंने किताब लिखने का सोचा था तेलगी वाले पे, तो मैं एक दिन जा रहा था बस पकड़ के, बस स्टॉप पे खड़ा था, तो फोन आया। महेश भट्ट से पहले बातचीत होती थी, बिकॉज ये वो दौर था जब आमतौर पे खबरें आती थी कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के संबंध है वगैरह। तो महेश भट्ट एक वोकल आदमी थे और बॉलीवुड को आके डिफेंड करते थे, तो इस दौर में उससे उनसे कांटेक्ट था। तो उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि संजय ऐसा है, मैं तेलगी के ऊपर ना एक फिल्म बनाने का सोच रहा हूँ, फैक्ट फिक्शन फिल्म का, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। तो मैंने कांटेक्ट किया राकेश मारिया को, जो तब सर्विंग पुलिस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर को। तो राकेश मारिया ने मुझे बोला कि संजय सिंह को कांटेक्ट करो, वो तुम्हें बताएगा। तो मैंने महेश भट्ट को बोला महेश जी मैं एक्चुअली में इस पे किताब लिख रहा हूँ, लेकिन किताब पूरी नहीं हुई, 80% हो गई है, पूरी हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने बोला है कि एक काम कर, जितना भी तूने लिखा है मुझे भेज दे। तो मैंने बोला मैं किताब हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन मैं रोमन में हिंदी लिखता हूँ, मुझे हिंदी में टाइपिंग नहीं आती, रोमन में लिखा है। महेश भट्ट ने बोला ये तो और अच्छा है मेरे लिए, बिकॉज मैं रोमन में ही हिंदी पढ़ पाता हूँ। तो मैंने उनको ईमेल कर दिया, और मैंने बोला किसी को बताना मत, मेरी किताब आने वाली है, उसका मार्केट खराब हो जाएगा। तो महेश भट्ट ने नहीं पता। 2 दिन बाद मैं एनडीटीवी के ऑफिस में था, तो महेश भट्ट का अनाउंसमेंट वाला आया, और महेश भट्ट ये क्या कहते हैं, मेरी जो बुक का था उसके पेजेस का उन्होंने निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग किया, तो पलट रहे थे। और मेरे यहाँ पे एंटरटेनमेंट टीम का हेड मुझे समझा रहा है, अरे तू इतना वो कर रहा है, कुछ फायदा नहीं है, तो महेश भट्ट तो इस पे फिल्म बना रहा है। और मेरी एंटरटेनमेंट टीम वालों को मालूम नहीं कि जो किताब, ये जो प्रिंट आउट लेकर बैठा है वो मेरी ही किताब का है। तो महेश भट्ट ने उसके अगले दिन बॉम्बे टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल भी लिखा, और आर्टिकल में लिखा कि मैं तेलगी पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ,
और एक जर्नलिस्ट की लाइफ पे आधारित होगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बाद 2 बार मीटिंग भी हुई हमारी। आ, तो तय ये हुआ था मीटिंग में, पूजा भट्ट थी उनकी बेटी, वो डायरेक्ट करने वाली थी। नीलेश मिश्रा करके हैं जो उसका स्क्रीन प्ले लिखने वाले थे, पत्रकार थे, अभी बहुत फेमस एक रेडियो स्टेशन चलाते शायद स्लो इंटरव्यू नाम से या गांव कनेक्शन नाम से, आरजे भी बड़े हैं। वो उसका स्क्रीन प्ले लिखने वाले थे। तेलगी के रोल के लिए इरफान खान थे, उनका चॉइस उन्होंने किया था। और देन जर्नलिस्ट के रोल के लिए अलग अलग नामों पे विचार कर रहे थे, अजय देवगन वगैरह, मनोज वाजपेयी वगैरह, अलग अलग नाम है उनका सोच रहे थे। और पूरी डील वगैरह हो गई थी, लेकिन वो फिल्म एक्चुअली में आगे बन नहीं पाई। और मुझे भी पता था, बिकॉज उस दौर में इतना ज्यादा, इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, तो द काइंड ऑफ अमाउंट जो दबाव मेरे ऊपर आएगा वो तो फिल्म मेकर पर भी उतना ही आना है। और फिल्म मेकर के मेरे पास तो क्या है, किताब ही लिखना है, फिल्म मेकर का तो बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पे जाता है। तो फिल्म बन नहीं पाई। तो पहला एक्चुअली में अटेम्प्ट था, वो सोनी लीव ने नहीं किया था उस पर ऑडियो विजुअल बनाने का। पहला जो अटेम्प्ट था वो किया हुआ है महेश भट्ट ने, और उसके बाद में ये चीजें हुई। इसमें और इंटरेस्टिंग चीज थी कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था, जैसे अनाउंसमेंट वगैरह हुए, तो यूट्यूबर भी जो थे उन्होंने मेरी किताब को लेकर उस पर ले लेके वीडियो बनाए, और उसके पीछे लाखों लाखों व्यूज है उनको, और कहीं भी क्रेडिट नहीं देते थे। लेकिन और नकल तो किया था, पर बोलते ना बिना नकल के किए जानी अक्ल। मतलब मेरी किताब में जो लिखा है वर्ड टू वर्ड पढ़ दे रहे हैं और खुद का ओरिजिनल बता रहे हैं। जैसे चूंकि किताब मैंने लिखी है, छपी है, तो मुझे तो पता है कि शब्दशः आप वही चीजें कह रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी आप यूट्यूब पे आप जो देखेंगे, एक्चुअली में मेरी बुक के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर है ना क्रेडिट तक नहीं मिला है। और शायद बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत, वो वीडियो दिखा दिखा के यूट्यूब पे बहुत सारे पैसे कमा लिए।